माइक का कहाँ गया? अच्छा चलो इसका जल्दी ना बस। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हाँ जी, तो क्या किया आपने लास्ट में भाई बताओ। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी। हेलो सर। हाँ जी, हेलो हेलो हेलो। हेलो सर। सर ये जो हाइड्रोकार्बन लेक्चर चल रहा है उसमें और कितना बचा है, कितना लेक्चर लगेगा मतलब और आगे? मतलब यहाँ सारा बिल्कुल आज अपना अभी एरोमेटिक में अपन एंट्री कर चुके थे और एरोमेटिक में अपन ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शुरू कर रखी है। बस गुड इवनिंग सर। यस सर। यस डियर। तो कल हमने जो लिया था मैं हल्का सा एक बार रिपीट करूँ। भैया जा रहे क्या? हाँ कल आपने ध्यान होगा ये मैंने ली थी बेंजीन। अब मैंने कहा था बेंजीन में यहाँ पर 6 H है, उनमें से कोई भी एक H ले लो। वो तो जाऊंगा बुलेट से भेज नहीं जा सर दूंगा। पहले माइक ऑफ करो ना उधरी से आप। बेटा क्या बड़ी लेन बड़ी नहीं तो मेरे को क्या जाऊं, मैं जाऊंगी लेने? नहीं मैं जा सकती हूँ नहीं। अरे चले जाना भगवान। बदमाशो बातें करते रहते हो। बस सर हो गया आवाज बंद। यस अब आप देखो कल जो मैंने लिया था ये सबस्ट्रेट थी बेंजीन और मैंने कहा था बेंजीन जो होती है वो न्यूक्लियोफाइल होती है और इसमें आपने रिएजेंट डाल दिया ENU। अब ये रिएजेंट की तरह इसमें से इलेक्ट्रोफाइल आएगा और सबसे पहले यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में वो इसमें जुड़ेगा तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जिसको मैंने नाम दिया था सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनना, फिर रेजोनेंस के थ्रू कार्बोकेटाइन यहाँ आएगा, कार्बोकेटाइन से ये वाला H निकलेगा तो तीसरा स्टेप था एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन और अब चेक करो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन और ये जो H निकला वो न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैच होकर पाई प्रोडक्ट बनाएगा। ये रिएक्शन थी जिसमें मैकेनिज्म आपको इसके अंदर घुस के पकड़नी है। तो आपको ध्यान है सेकंड स्टेप आपका RDS था, क्लियर? और जिनमें थर्ड स्टेप RDS होता है उनके अंदर आपका काइनेटिक आइसोट्रोपिक इफेक्ट लग जाता है जो कल मैंने आपको बताया था। यहाँ सारा कंप्लीट होने के बाद कल हमने शुरू की थी अपनी रिएक्शन हेलोजिनेशन। तो चेक करो कल जब मैंने हेलोजिनेशन लिया था तो यहाँ पर हेलोजन आ गया था और हेलोजन आने से क्या हुआ कि मैंने लुईस एसिड की प्रेजेंस में हेलोजन को तोड़ दिया था हेलोनियम में X+ और उसने बेंजीन पे अटैक करके ये हेलो बेंजीन बनाया था। लेकिन मैंने आपसे कहा था अगर संजय लीला भंसाली हो तो फिर ध्यान देना डायरेक्शन भी देखा जाएगा कि अगर +M वाला या प्लस ग्रुप लगा रखा है तो वो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल को भेजेगा और अगर आपने यहाँ पर माइनस वाला लगा रखा है -M तो फिर वो मेटा पे भेजेगा। तो ये अपन कंप्लीट कर चुके थे। तो चेक करो जैसे बेंजीन तो बनेगा हेलो बेंजीन। आपने लिया टोलुइन तो जैसे आप टोलुइन बोलोगे तो टोलुइन बोलते आपको पता है कि आपका ये +H हो जाएगा, ये +H। तो सोचिए जब मैं इसके अंदर डालूंगा क्लोरीन विद Fe या FeCl3 या AlCl3 तो आपको अच्छी तरह पता है ये क्लोरीन यहाँ पर अटैक करेगा ऑर्थो पर और पैरा पर। तो यहाँ दो प्रोडक्ट बनेंगे ऑर्थो क्लोरोटोलुइन एंड पैरा क्लोरोटोलुइन। याद आ गया? और अगर इसकी जगह पर मान लो मैंने लिख दिया होगा बेंजल्डिहाइड और लिख दिया होगा ब्रोमीन विद Fe तो मानी बात आप इस ग्रुप को देख लेते हैं और इस ग्रुप को देखते समझ जाते कि ये कहां जाके लगेगा मेटा पर। ये अपन यहां तक कंप्लीट कर चुके थे, यस और नो? यस यस सर। अब अपन थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट में जा रहे हैं। अब ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा, हालांकि कोई बड़ा पॉइंट नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है? एक्स्ट्रा पॉइंट है फिनॉल। ये फिनॉल आपको वैसे फिनॉल को एक्स्ट्रा क्यों लिखा? तो फिनॉल में और एनालिन में खासियत है, आप गौर से देखो फिनॉल और एनालिन दोनों +M देने वाले। ये देखो ये +M देने वाला
और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि इनका प्लस है बहुत शानदार। तो सोचिए रिंग एक्टिवेटेड होगी और रिंग इतनी ज्यादा एक्टिवेटेड हो जाती है कि अगर हम इसके अंदर ब्रोमीन को डालें तो ब्रोमीन के साथ अगर आप वाटर डाल देते हैं तो वाटर क्या होता है, पोलर प्रोटिक होता है बेटा। वो क्या करेगा, इसमें से ब्रोमोनियम आयन की धारा निकाल देगा खूब तगड़ी, क्योंकि पोलर प्रोटिक मीडियम में तो ब्रोमोनियम आयन निकल जाएंगे बहुत तेजी से। और ये रिंग इतनी ज्यादा एक्टिवेटेड हो चुकी है इसके प्लस एन के कारण कि आपका ये ब्रोमीन सिर्फ ऑर्थो या पैरा पे नहीं, सारे ऑर्थो और पैरा पे भर जाएगा। तो ये एक स्पेशल केस है 246 का। ऐसा केस कहीं और नजर नहीं आता। बाकी जगह पे ऑर्थो एंड पैरा एंड मेटा अलग अलग बनते हैं, यहाँ पर ऑर्थो और पैरा सारे भर जाते हैं। तो ये होता है रिंग की एक्टिवेशन के कारण। और यही सेम रिएक्शन आप चेक करना इसके साथ किया, बस अंतर सिर्फ इतना होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है उसमें OH की जगह NH2 आ जाएगा और बनेगा वही आपका 2,4,6 ट्राइब्रोमो एंड फिनॉल या एनालिन। और इसकी खासियत होती है, ये होता है आपका व्हाइट या येलो प्रेसिपिटेट। सर स्क्रीन से बाहर जा रहा है। मेरे को तो ये व्हाइट या येलो प्रेसिपिटेट बनता है। तो इसको फिनॉल में डालते, ब्रोमीन वाटर डालते, तेजी से हिलाओगे तो पीपीटी बनना शुरू हो जाएगा। तो एनिलीन और उनकी विशेषता है कि ये रिंग को एक्टिवेट करके ऐसा करते हैं। अगर हमें इसको स्लो करना हो तो हम क्या करेंगे, ब्रोमीन को CCl4 में डाल नॉन पोलर सॉल्वेंट में और टेम्परेचर को डाउन कर देंगे। तो अब की बार क्या होगा, ब्रोमोनियम आयन बनने की रेट कम हो जाएगी, लेकिन संजय लीला बंसाली तो वही सेम का सेम ही है। तो अब की बार आपका आंसर 246 नहीं बनेगा, अब ऑर्थो एंड पैरा बनेगा। अब आपका बनेगा ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल, ऐसी एनालिन बनेगा। तो आपके सामने पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलोजेनिक। हाँ जी बेटा। सर स्क्रीन के बाहर जा रहा है, थोड़ा सा स्क्रीन में लाओ ना। सही है। तो मैं आपसे कह रहा था कि सबसे पहले तो आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझ लो, और उसमें अपने लिया पहला लिया हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन के अंदर इलेक्ट्रोफाइल हेलोनियम है, क्लोरोनियम, ब्रोमोनियम, और इनमें इन सब जगह पर नॉर्मल रिएक्शन है जो आपको समझ में आ गया कि अगर रिंग पे कोई भी ग्रुप लगा उसके अकॉर्डिंग ही वो जाएगा, ऑर्थो पैरा या मेटा, है ना। और बेंजीन हुआ तो वो कहीं भी जाएगा। लेकिन फिनॉल और एनालिन का केस स्पेशल है, ये रिंग को इतना ज्यादा एक्टिवेट करते हैं कि इनका प्लस एन बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में रिंग इतनी ज्यादा एक्टिवेटेड है कि अगर हम ब्रोमीन वाटर डाल दें तो तुरंत 2,4,6 भर जाता है। लेकिन अगर कंट्रोल करना हो तो फिर टेम्परेचर कम करके CCl4, क्योंकि CCl4 होता है नॉन पोलर, तो ऐसे ब्रोमोनियम आयन बनने की रेट थोड़ी सी कम हो जाएगी। ये आपका हेलोजिनेशन कंप्लीट हो गया पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। हटा दो बेटा इसको। यस, चलिए अब देखते हैं, बना लेते हैं सेकंड पॉइंट पे एंट्री करने जा रहे हैं। सेकंड पॉइंट का नाम है नाइट्रेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो आ जाइए नंबर 2 में लेने जा रहे हैं नाइट्रेशन। ये आप लेने जा रहे हैं इसके अंदर नाइट्रेशन। और आप देखिए जो नाइट्रेशन है, इस नाइट्रेशन के अंदर जो अटैकिंग रिएजेंट है या इलेक्ट्रोफाइल है वो नाइट्रोनियम। ये नाइट्रोनियम ये अटैक करेंगे, हमारा इलेक्ट्रोफाइल ये है। अब पहला स्टेप जनरेट कैसे करें, तो इसको देने के लिए, इसको जनरेट करने के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं अटैकिंग रिएजेंट को डेवलप करने के लिए। तो हम यूज कर सकते हैं नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट, इसको कहते हैं नाइट्री फाइन मिक्सचर। ये सबसे इंपॉर्टेंट, 100 में से 98% दिया
2% बाकी आते हैं। कौन है नाइट्रिफाइड मिक्सचर? नाइट्रिफाइड मिक्सचर है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्लस कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ये दोनों, इन दोनों का मिक्सचर लेते ही ये जनरेट होना शुरू हो जाता है। तो मैं हल्का समझा भी देता हूं कैसे जनरेट होता है कि जो आप नाइट्रिक एसिड लेते हो, देखो नाइट्रिक एसिड को लिखने का तरीका थोड़ा चेंज कर दिया मैंने, सल्फ्यूरिक एसिड को मैंने ऐसे लिख दिया। तो इस समय सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड की तरह बिहेव करता है और नाइट्रिक एसिड एक बेस की तरह। तो यहां से जो प्रोटॉन निकलता है वो सीधा इस OH को अपने साथ लेके बाहर निकल जाता है और नतीजा होता है, अगर मैं बहुत हाई फाई लेवल में नहीं जाऊं तो सिंपल सा आंसर है कि साहब ये बन गया नाइट्रोजन। इसका मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशन में सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड की तरह, नाइट्रिक एसिड एक बेस की तरह और ये जनरेट हो गया नाइट्रोनियम। ये हमारा पहला स्टेप हमारे हाथ में आ गया। मैंने लिखा था ना पहला स्टेप सबके लिए अलग अलग होता है। तो देखो ये जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल आ गया। ये 98% काम आएगा नाइट्रेशन में। इसके अलावा भी नाइट्रोनियम देने वाले और भी सोर्सेज है। कौन कौन से? इसके अलावा यहाँ पर लिस्ट में था नंबर 2, जैसे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ कंसंट्रेटेड नाइट्रस एसिड, ये लोगे तभी नाइट्रोनियम बाहर आएगा। नंबर 3 एसिटिल नाइट्रेट, इसको कहते हैं एसिटिल नाइट्रेट। देखो ये ना नाइट्रोनियम है, ये भी नाइट्रोनियम का अच्छा सोर्स है, हालांकि पेपर में बहुत कम आता है। नंबर नेक्स्ट आपका बोरो टेट्राफ्लोराइड के साथ नाइट्रोनियम, क्लोरीन के साथ नाइट्रोनियम। तो आज के बाद एरो पर इनमें से कुछ भी लिखा हो, पहला स्टेप क्लियर हो गया नाइट्रोनियम। ये हमारी स्पीसीज हमको पकड़ में आ गई। आगे तो ये तो हुआ नाइट्रोनियम का पहला स्टेप। अब सेकंड स्टेप आप समझ गए। सेकंड स्टेप जाके सीधा बेंजीन में घुस जाएगा। एडिशन करेगा तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में प्रोटॉन बाहर निकाल देगा और प्रोटॉन बाहर निकालते ही आपका सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नाइट्रो कंपाउंड बन जाएगा। अब किस किस का क्या क्या बनेगा चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 ये लिया हमने बेंजीन। ये बेंजीन में अब इसके 3 तरह की रिएक्शन है। नंबर 1 सबसे पहले मैंने इसको कराया 60 डिग्री पर। ये मिक्सचर में कोई भी डाल दो तो सोचो 60 डिग्री पे रिएक्शन होगी तो सोचो आपका आंसर वही सेम। ये तो जनरेट हो गया। अब इसमें अटैक करेगा तो कोई संजय लीला बचा ले ही। आप कहीं भी अटैक कराओ, कहीं भी अटैक कराओगे तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? नाइट्रोबेंजीन। तो यहां बनेगा आपका नाइट्रोबेंजीन। इसको कहते हैं मोनोनाइट्रेशन। मोनोनाइट्रेशन का मतलब हो गया सिर्फ एक ही नाइट्रो लगाना हो तो टेम्परेचर फिक्स कर दो 60 डिग्री सेंटीग्रेड। आप कहोगे नहीं तो क्या होगा सर? नहीं तो ये होगा कि अगर आपने टेम्परेचर 90 डिग्री या उसके आसपास रखा तो सोचो 60 वाला तो बन ही चुका है, इसके ऊपर नाइट्रो का अटैक हो जाएगा। क्योंकि ये जो है 60 डिग्री पे यहां पहुंच जाएगा और अब अगला नाइट्रो इसका कहना मानेगा संजय लीला भंसाली का। अब ये संजय लीला भंसाली कहेगा कहां जाओ? मेटा पर। बिल्कुल सही। तो यहां पर आपको आंसर मिलेगा डाई मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन। इसको कहते हैं डाई नाइट्रेशन। तो देखो नाम बन गया मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन। तो अगर टेम्परेचर 90 डिग्री के आसपास पहुंच जाए तो समझ जाना ये स्टेप आगे बढ़ जाए। और अगर 150 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर हो तो सोचो 90 वाला काम तो हो ही गया, ये वाला भी नाइट्रेशन ले जाएगा। तो सोचो इसका मतलब अब आपका ये दोनों के दोनों संजय लीला भंसाली हैं और दोनों का मेटा कॉमन देखो। बिल्कुल सही। तो ये बनेगा आपका अब बताओ टीएनबी का नाम क्या हुआ? ट्राई नाइट्रोबेंजीन। तो ट्राई नाइट्रोबेंजीन की
एक्सप्लोसिव बन गया। तो बेंजीन के अंदर जब नाइट्रेशन कराते हैं तो उस समय अगर टेम्परेचर नहीं दे रखा तो हम रूम टेम्परेचर मानते हुए ये आंसर निकाल देंगे, लेकिन अगर दिया हुआ है तो फिर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही आपको ध्यान रखना है। आगे अब जैसे नंबर 2, अगर एग्जामिनर दे देता टोलुइन और आप देखो ये नाइट्रिक एसिड डाल दिया या कोई भी मिक्सचर डाल दिया, तो अब देखो सजेलिला बंसाली आ गया। अब सजेलिला बंसाली आ गया तो मानी बात है कौन कहां जाएगा? तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोटोलुइन। ये बनेगा ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोटोलुइन। अब आप सोचो ऑर्थो और पैरा नाइट्रोटोलुइन में फिर डाल दिया जाए और गर्म कर दिया जाए, अब बोलो इसका नाम क्या होगा? ट्राई नाइट्रोटोलुइन। आपने टीएनटी का नाम सुना हुआ है, एक्सप्लोसिव। यस सर। सर एक्सप्लोसिव मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? विस्फोटक। विस्फोटक। आरडीएक्स पढ़ते हैं ना, आरडीएक्स होता है, जैसे आपका टोलुइन होता है, जैसे आपका टीएनटी होता है, टीएनपी होता है, ये सब एक्सप्लोसिव होते हैं, विस्फोटक होते हैं। तो ये आपके दो रिएक्शन यहाँ पर आ गई। अब आप सोचो अगर मैं तीसरे नंबर पर लिख देता बेंजल्डिहाइड, यहाँ पर एरो पर इनमें से कोई एक कंडीशन। सर टीएनटी बनने से पहले टेम्परेचर क्या था? टेम्परेचर इसमें नहीं होता, इसमें तो बढ़ता जाता है टेम्परेचर, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ता है। यहाँ तो कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ कंट्रोल नहीं होता। यहाँ पर एग्जामिनर जब भी देगा सीधा बढ़ा के देगा, यहाँ टेम्परेचर नहीं है। यस सर। फिक्स टेम्परेचर, स्पेसिफिक नहीं। अब आपके सामने बेंजल्डिहाइड, सर मेटा पे नाइट्रो लग जाएगा। इसका आपने देख लिया कौन सा डायरेक्शन है इसका? -m। तो -m है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? मेटा चाहे बेंजल्डिहाइड हो, चाहे बेंजोइक एसिड हो, कोई भी हो, सबके -m है और आपके आंसर फिक्स होते चले जाएंगे। सर स्क्रीन के बाहर जा रहा। जरूरी नहीं है, मैंने बोला उससे आंसर, मैं तो लिखा ही नहीं कुछ भी। हाँ तो आप लिख सकते हो, क्योंकि आपको ध्यान है दोनों का आंसर सेम है, दोनों में आपके देखो -m है। इसका मतलब आपको बेसिक नॉलेज अगर पता हो तो चाहे कंपाउंड कुछ भी लिख दो, आपका आंसर आपको समझ में आ जाएगा। अडॉप्ट इसको यहां से। यस सर। यानी अब आपको देखो मैग्नेट की जरूरत नहीं है, मैग्नेट आप कर चुके हो। अब मैग्नेट हम लोगों को कोई सपोर्ट नहीं, दिमाग में बैठ चुकी, सिर्फ अपने को डायरेक्शन पकड़ना है। अब जैसे नंबर 5, अब नंबर 5 में यहां पर भी अपन है फिनॉल। अब फिनॉल के अंदर चूंकि हम जानते हैं कि जो फिनॉल है उसका +m लग रहा है और फिनॉल एसिडिक भी ज्यादा है, तो अगर वो प्रोटॉन छोड़ता है तो वो फिनॉक्साइड बन जाएगा। और आपको ध्यान है उसका भी +m बहुत तगड़ा है, क्योंकि आपको ध्यान है चार्ज का m ज्यादा होता है, लोन पेयर से चार्ज तेजी से भागता है। तो सोचिए इस फिनॉल की रिंग का एक्टिवेशन का रीजन ये है कि बहुत तगड़ा +m लग रहा है जिससे रिंग एक्टिवेटेड है। तो यहाँ पर आप चेक करके देखें, आपके नाइट्रेशन 2 करेंगे कि अगर आपने इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाल दिया तो आपको ध्यान है धड़ाधड़ निकाल के देगा नाइट्रोनियम, और रिंग इतनी ज्यादा एक्टिवेटेड है कि जैसा ब्रोमिनेशन हुआ था ठीक वैसे ही होगा। तो सोचो आपका आंसर क्या बनेगा? ट्राइनाइट्रोफिनॉल। कहाँ लगेंगे नाइट्रो? सर ऑर्थो और पैरा। ऑर्थो और पैरा सारे बच जाएंगे और उसका नाम होता है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक अम्ल। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल।
ये होता है पिक्रिक एसिड, यानी इतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ आ गई कि नॉर्मल एसिड से ऊपर निकल गया ये। इसीलिए इसमें देखो कहीं भी एसिड ग्रुप नहीं है, लेकिन इसके अंदर इतना तगड़ा माइनस इफेक्ट लगा है कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ नॉर्मल एसिड से भी ऊपर आ गई। इसीलिए इसको नाम दिया गया है पिक्रिक एसिड। जबकि आपको ध्यान है एक एसिड की पूंछ केवल हम एसिड्स के लिए यूज करते हैं, कार्बोक्सिलिक। तो ये एक सम्मान, एक ऑनर है जो इस पिक्रिक एसिड को मिला। अब यदि हम इसके अंदर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालते हैं तो आप समझ गए डाइल्यूट का मतलब हो गया नाइट्रोनियम आने की रेट अब हमने धीमी कर दी। तो अब आप सोचो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा। ऑर्थो और मेटा पे अलग अलग होगा। सही, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। सर सर इसमें भी मेजर और माइनर देख सकते हैं क्या? देख सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते? स्टेरिक इंडेक्स, एच बॉन्डिंग, अब देखो इसका एच बॉन्डिंग आ रही है। अब आप सोचो इसके एच बॉन्डिंग के कारण इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई। ये मैंने आपको जीओसी में कराया था एक्स। हाँ। तो इस समय दोनों प्रोडक्ट आपके बनते हैं। तो अगर नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो फिनॉल की रिएक्टिविटी के बेस पे रिएक्शन 2 में बढ़ जाती है। अब आप सोचिए नंबर 6 एनालिन। देखो एनालिन, अब एनालिन में क्या खासियत है मैं आपको क्लियरफाई करता हूं। बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही यूनिक कंसेप्ट। इसमें सबसे बड़ी खासियत है कि अगर आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड HNO3 डाल दिया तो आप सोच के बताओ क्या आंसर बनना चाहिए। बोलिए क्या आंसर बनेगा? ऑर्थो और पैरा? नहीं, देखो इसमें खासियत क्या है। सर पूरे पे लगेगा है इसमें सर ऑर्थो मेटा पैरा। इसमें ऑर्थो मेटा पैरा तीनों बन जाएंगी। इसमें प्रोडक्ट एक नहीं 3 प्रोडक्ट बनेंगे। आपका बनेगा मेटा नाइट्रोफिनॉल, आपका बनेगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, आपका बनेगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। आपको कहोगे सर ये कैसे हो गया, इसका तो प्लस है और संजय लीला बंसाली तो मेटा पे भेजता ही नहीं है, जबकि ये कोई छोटा मोटा नहीं बन रहा। 47%, सिर्फ ये 2%, ये आपका 51%। देखो पूरा गेम पलट गया इसमें। तो इसके गेम पलटने का जो रीजन है वो क्या है? देखो आप, इसका रीजन ये ना कि जब आपने जो H2SO4 लिया है वो एसिडिक है और ये बेस, ये देखो एनालिन बेस है और आपका H2SO4 एक एसिड है, तो नतीजा आपका प्रोटॉन यहाँ जाएगा तो इस समय इक्विलिब्रियम बन जाएगा, यानी कि आपका एनालिन इक्विलिब्रियम में आएगा एनालिनियम के साथ। ये देखो आप, ये देखो यहां लग रहा है प्लस M और यहां लग रहा है बहुत ही तगड़ा माइनस I। तो इसका मतलब एनालिनियम आपका 53% और ये आपका 47%, ये दोनों एक दूसरे के साथ इस परसेंटेज में इक्विलिब्रियम बन। तो सोचो इस समय ये अवस्था 47 है तो वो नाइट्रोनियम को कहां भेजेगी? मेटा पर। इसलिए 47% ये मिल रहा है, जबकि 53% में से 2% आपका यहाँ पर बनेगा ऑर्थो और आपका बाकी 51% ये भेजेगा इसको पैरा पोजीशन। तो इस समय इस तरह का नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन बहुत ही स्पेशल केस है। ये स्पेशल केस के एग्जांपल है दोनों। ये तो बच्चा नॉर्मल दिमाग लगाता है कि सर प्लस M लग रहा है तो सर मेटा तो कोई बनेगा ही नहीं।
क्योंकि संजय लीला भंसाली तो मेटा पे भेजते ही नहीं है, तो इसके मेटा पे भेजने के पीछे संजय लीला भंसाली की शक्ल बदल गई थी, माइनस आई में चला गया, इसीलिए वो उसने मेटा को तैयार कर दिया 47%। अब आप कहोगे सर हम मेटा नहीं चाहते, हम ऑर्थो और पैरा ज्यादा चाहते हैं, मेटा खत्म करना चाहते हैं, तो फिर इसका एक तरीका आगे, तो पहले इसको स्नैपशॉट कर लीजिए, फिर मैं इस पे क्या चेंज करते हैं वो समझाऊंगा। सर इधर OH कैसे आ गया? कहां पर आ गया वो? सर उधर NH आएगा ना? NH2 सॉरी NH2 NH2 पे काम करेगा NH2। अब आप देखिए इसके अंदर ये जो नंबर एनालिन पे अपने किया, अगर हम मेटा नहीं बनाना चाहते तो हम इस पे एक तरीका अपनाते हैं, उसको कहते हैं प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन कैसे, मैं आपको क्लियर करता हूं कि आप एनालिन लीजिए और एनालिन में नाइट्रेशन डायरेक्ट मत करो, आप इसके अंदर एसिटिल क्लोराइड डालो, ये एसिटिल क्लोराइड डालो। एसिटिल क्लोराइड की क्या खासियत है आप आगे भी सीखोगे, बहुत बढ़िया रिएक्शन है। इस प्रोसेस का नाम होता है एसिटाइलेशन, एक बहुत ही बढ़िया एसिड रिएक्शन है ये। इसमें क्या होता है, ये गुड एलजी, ये है गुड एलजी, और आपको ध्यान रखना गुड एलजी होते हैं वो वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं, तो नतीजा होगा कि NH2 आगे इसको किक करके बाहर निकालता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिटाइलेशन। तो अगर हम एनालिन का एसिटाइलेशन कर दें तो आप देखिए इस समय एनालिन के अंदर ये COCH3 ग्रुप लग जाएगा। आपको वैसे इसके लगने से क्या फायदा, तो आप गौर से देखिए इसके लगने से बहुत बड़ा फायदा, रिंग का एक्टिवेशन कम हो गया है। आपको भी कैसे नहीं, क्रॉस, क्योंकि इस समय लोन पेयर इसके साथ भी रेजोनेंस करेगा, रिंग के साथ भी करेगा, जबकि यहाँ 100% रिंग के साथ। इसको कहते हैं क्रॉस रेजोनेंस, क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो सोचो ये n के इलेक्ट्रॉन का पेयर रिंग में जाने की रेट कम करती, ये रिंग की रेट के कारण ही गड़बड़ हो रही थी, तो यहाँ हमने रिंग की रेट कम कर दी। अब रिंग की रेट कम कर दी तो रिंग एक्टिवेशन कम हो गया, और जब एक्टिवेशन कम हो गया तो अब देखो इसकी बेसिसिटी भी कम हो गई, यहाँ बेसिसिटी ज्यादा थी, नतीजा इसलिए इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट करके 47% चला गया। हमने प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को 2 में बिजी कर दिया, इसका मतलब बेसिसिटी कम कर दी, और बेसिसिटी कम कर दी तो अब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो अब इसके अंदर यदि हम नाइट्रोनियम आयन डाल दें मिक्सचर में, तो अब आप चेक करके देखो, फिर 2 आंसर बनेंगे, एक पे जाएगा ऑर्थो पर, एक पे जाएगा पैरा। ये देखो, इसका पहले मैं नाम बता दूं, इसका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है एसिड एनिलाइड, ये इंपॉर्टेंट नाम है, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना, एसिड एनिलाइड। और अब आप चेक करके देखो, आपका एसिड एनिलाइड में ऑर्थो पे नाइट्रो और एसिड एनालाइड में पैरा पे नाइट्रो। अब आप देखो, आपको कहीं भी मेटा नहीं मिला, ऑर्थो मिल गया और पैरा मिल गया। इस प्रोटेक्शन से ये फायदा है कि हम मेटा प्रोडक्ट बनाने से बच जाते हैं, इसकी बेसिसिटी को कम कर देते हैं। अब जैसे आपके नाइट्रो बैठ गए, अब आप इसके अंदर जल घटन यानी कि हाइड्रोलाइसिस कर दो। हाइड्रोलाइसिस करते क्या होगा, ये जो ग्रुप लगाता है अपनी जगह छोड़ के भाग जाएगा और वापस को अपना H मिल जाएगा, एसिटिक अम्ल बन जाएगा, एसिटिक एसिड बाहर आ गया। उससे मतलब है हमारे काम की चीज क्या बन गई, ऑर्थो नाइट्रो एनालिन, ये बन गया हमारा पैरा नाइट्रो एनालिन। ये विशेषता है, ये स्पेशलिटी है। तो आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का बेसिक कंसेप्ट तो वही है, लेकिन स्पेशल केसेस भी हम इसमें जोड़ते जा रहे हैं। तो आपके पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबको उठा के अपन यहाँ ले आए, तो अपने को चैप्टर्स में जाके करने की जरूरत नहीं रहती, सब एक ही जगह पे याद करो, एक ही जगह सीख लो। अब आज के बाद आप परफेक्ट हो गए। नॉर्मल केस होगा वो आपके सामने है, स्पेशल केस मैंने लिखवा दिया। अब आज के बाद आपके सामने सपोज करो एग्जामिनर ने ऐसा क्वेश्चन दे दिया, अब देखो रटने की जरूरत ना बताओ मेरे को। अब अगर ये वाला क्वेश्चन दे दिया तो अब जो बच्चा रटने वाला वो कहेगा मैं तो ऐसा पढ़ के नहीं आया घर से। आप कहोगे नहीं साहब, आप तो सबसे पहले ही पता है बेबी को बेस पसंद है, तो इस बेबी को जो बेस पसंद है वो कौन सा है वो आपको पता है। रिंग फर्स्ट के रिंग सेकंड, सेकंड वाला ये वाला हट जाएगा, ओएस लगा देंगे तो। अब ये वाला है तो देखो ये वाला जो है ये आपका कैसा डायरेक्शन दिखाएगा? प्लस एम। प्लस एम। का मतलब ये लाइट कहाँ जा सकता है? आर्थ और पैरा। और पैरा तो ज्यादा अटैक कहाँ पर आएंगे? पैरा पर। इसका मतलब इसका सबसे बेस्ट अटैकिंग स्पेस है। सिंपल। सर ऑर्थो पे क्यों नहीं किया, एक बार और बताओ ना। ऑर्थो पे दिन जाएंगे तो साइज नहीं मिलेगा। अब यहाँ अटैक करना, यहाँ अटैक करना, तो ये सारी हिल रहा है हवा में ऐसे करके। ये देखो, अब सोचो नाइट कोई बड़ा ग्रुप है तो सोचो दो बड़े ग्रुप पड़ोस में कैसे लगेंगे, जबकि यहाँ पर कोई टक्कर नहीं है। देखो इसलिए यहाँ आपका पैरा पोजीशन सबसे बेस्ट है। समझ में आ गया? हाँ सर, थैंक यू। तो चलिए सब ये हमारा नाइट्रेशन का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, इसको हटा दो। मैं आज ये नंबर तीसरा, नंबर थर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है और इस फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑलवेज कार्बोकेटाइन। इसमें कार्बोकेटाइन ही बनेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होती है उसमें आपको डालना पड़ता है लुईस एसिड, क्योंकि लुईस एसिड के बिना ये बनेगा नहीं। यहाँ डालता है लुईस एसिड, जैसे आपका Al(X3) या Fe(X3) या आपका SnCl4 एक्सेट्रा जो मैंने लिखे थे। तो ये आपके लिए फ्रीडल क्राफ्ट का जरूरी पॉइंट हो गया पहला। अब आता है कि सब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो उसके 3 टुकड़े हैं, हालांकि तीनों में यही चीज काम आई, लेकिन हमने सुविधा के लिए इसके 3 टुकड़े कर लिए। अब वो 3 टुकड़े कौन कौन से मैं आपको समझाता हूं। देखो सबसे पहला नंबर ए, इस टुकड़े का नाम है एल्काइलेशन। ये हम करेंगे नंबर 1 पर, सब इंपॉर्टेंट है। बी, इसको कहते हैं एसिटाइलेशन। क्लियर? सी, इसको कहते हैं बेंजोइलेशन। तो एसाइलेशन इसी का नाम है। एसाइलेशन इसको भी बोल सकते हैं, जब तक वर्ड पकड़ मतलब इस एसिड ग्रुप का हो तो एसाइलेशन बोलते हैं, नहीं तो एसिटाइलेशन, और इसको कहते हैं बेंजोइलेशन। ये 3 टुकड़े अपन ने किए हैं फ्रीडल क्राफ्ट में। तीनों की मैकेनिज्म लगभग एक जैसी है, सबका बेसिक कांसेप्ट वही जो सीख कर आ रहे हैं। तो देखो आज मैं सबसे पहले आपको ये सिखाने जा रहा हूं एल्काइलेशन। तो देखो सबसे पहले अपन ले रहे हैं कि कैसे रिएक्शन, ये लिया आपने बेंजीन, एरो के ऊपर डाल दिया आपने RH, साथ में डाल दिया आपने Al(X3). अब याद करके देखो ये वाला काम आप कर चुके हो। क्या कर रहा है ये काम, मैं आपको क्लियर कर दूं।
ये AlX3 सबसे पहले लुईस एसिड में तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो देखो ये बन गया Rx, ये जुड़ गया आपका AlX3 से, तो ये आपका नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव। और आपको अच्छी तरह ध्यान है X पे पॉजिटिव रुक नहीं सकता, तो X क्या करेगा, इस कार्बन या R से इलेक्ट्रॉन लेके प्लस इसको ट्रांसफर कर देगा। तो देखो दो टुकड़े हो गए, ये बन गया AlX4 माइनस और यहां बन गया आपका R पॉजिटिव यानी कि इलेक्ट्रोफाइल। ये पहला स्टेप मैंने यहां शो कर दिया है। अब आप समझ सकते हो सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है और थर्ड में क्या हो रहा है। सेकंड में एडिशन, ये जाके सीधा जुड़ गया। थर्ड में इसने इसमें से क्या निकाल दिया, H। तो सोचो आपका प्रोडक्ट क्या बना, ये बेंजीन रिंग के ऊपर H निकलने से यहाँ पे कौन जुड़ गया, ये आपका R, ये बन गया एल्किल बेंजीन। और साथ में यहाँ से जो H निकला उसके साथ इस AlX4 ने अपना X दे दिया, तो ये H, ये रिएक्शन कंप्लीट हो, ये रिएक्शन। सर जी बोलो सर। सर वो जो E प्लस इज इक्वल टू ये C प्लस है क्या? C प्लस ना कार्बोकेटायन, ये ना। हाँ। अब आप सोचो आप कार्बोकेटायन C का है, आपको पता है कार्बोकेटायन जो होता है वो अपनी स्टेबिलिटी के लिए रीअरेंजमेंट करता है, याद है, मेथिल शिफ्ट, फेनिल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, याद है, या वो रिंग को एक्सपेंड करता है, तो वो सारी चीजें इसमें जुड़ गई। अब जैसे जैसे आता जाएगा वैसे तो दिमाग आपको लगाना है। आपको सर कैसे दिमाग लगाना है, तो देखो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो ये अब आप देखो यहाँ पर कैसे, जैसे नंबर 1 CH3Cl AlCl3, CH3CH2CH2Cl AlCl3 और आपका CH3CH3 CH2Cl AlCl। ये वो दिमाग लगा के देखो। सर टॉल्विन बनेगा पहले में। बना आंसर। तो सबसे पहला आपका यस सर। तो मेथिल क्लोराइड में से आपका ये बना कार्बोकेटायन का आंसर बना टॉलुइन। चेक करो आपने टॉलुइन बनाया, यस और नो? यस सर। यस सर। बनाया है। बताओ प्रोपिल बेंजीन बनाया कि आइसोप्रोपिल बेंजीन बनाया? क्यूमीन। क्योंकि आपको पता है यहाँ जब इसको तोड़ोगे तो मानी बात है यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा, इस कार्बोकेटायन का होगा अरेंजमेंट होगा, तो मानी बात है कार्बोकेटायन कौन सी डिग्री का आ जाएगा? 2 डिग्री सेकेंडरी। तो आपका आंसर बनेगा आइसोप्रोपिल बेंजीन, जिसका नाम फेमस है क्यूमीन, तो इसको बोलते हैं क्यूमीन। पेपर में ये क्यूमीन के नाम से आएगा। फिर इसको सोचो, कार्बोकेटायन कहाँ जाएगा? थर्ड डिग्री में। थर्ड डिग्री में 3 डिग्री। यहाँ पर इसका मतलब ये बनेगा टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन, और टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन से बनेगा टर्सरी ब्यूटिल बेंजीन। पकड़ में आ गया? अब आप सोचो अगर एग्जामिनर आपको लिख के दे देता
अटक गया है क्या? तो नहीं पता इसमें क्या होना है? सर HCl बाहर निकल जाएगा और उसको ले जाके जोड़ देंगे। जोड़ देंगे इतना इजी। आप सोचो ये जब टूटेगा तो यहाँ बनेगा कार्बोकेटायन और ये जो कार्बोकेटायन है वो करेगा हाँ, रिंग एक्सप्रेशन करेगा। ये देखो ये रिंग एक्सपेंड होगी और रिंग एक्सपेंड होके बन जाएगी 6 कार्बन का कार्बन। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा साइक्लोहेक्सिल बेंजीन। ये देखो ये बनेगा रिंग एक्सपेंड होगी। तो आपको यहाँ पर कार्बोकेटायन की नॉलेज होनी जरूरी है। अब पहले इसको स्नैपशॉट कर लीजिए ताकि मैं इसमें से रब करके फिर अपन आगे बढ़े। हेलो सर, एक बार और बताइए ना, बेटा ये एक बार और बताइए ना, बेंजीन वाला। ये वाला यस सर। देखो इसमें बेटा ये यस सर। आपने रिंग एक्सपेंशन कराया था कार्बोकेटायन में, तो आपको अच्छे से पता है वो कार्बोकेटायन रिंग एक्सपेंशन में रिपीट नहीं करूंगा लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इसमें जो कार्बोकेटायन बनता है वो बाहर की तरफ बनता है। और आपको ध्यान है कि रिंग के बाद जब कार्बोकेटायन बनता है तो रिंग अगर 5 की होती तो फैल के 6 की हो जाती। ये मैंने आपको रिंग एक्सपेंशन करा रखा है, उसको देखो तो इससे कार्बोकेटायन ये 6 का बनेगा। अब ये अटैक करेगा बेंजीन में, तो देखो ये अटैक करेगा। तो रिंग एक्सपेंशन अगर जैसे तुमने यहाँ पर कार्बोकेटायन को रीअरेंज करा और ये बनाया, इस तरह से यहाँ कार्बोकेटायन को रीअरेंज करा और ये बनाया, तो वैसे ये कार्बोकेटायन रीअरेंज हुआ और रिंग एक्सपेंड होके आपका कार्बोकेटायन अटैक आ गया। ओके, थैंक यू सर। अब आप गौर से देखो इसके अंदर आपको क्या चीज याद रखनी है। आपको याद रखना है कि अगर इस रिएक्शन में हम CH3 CH2 CH2 Cl के साथ FeCl3 डालें तो बच्चा ये समझता है कि सब लुईस एसिड डाला है, सेम केस, लेकिन ये लुईस एसिड वीक है। ये लुईस एसिड कार्बोकेटायन बना ही नहीं पाता। ये जाके इसका इलेक्ट्रॉन ले तो लेता है लेकिन तोड़ नहीं पाता। अब टूटेगा नहीं तो कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, कार्बोकेटायन नहीं बनेगा तो बेंजीन को यही अटैक करना पड़ेगा। तो ऐसे में रीअरेंजमेंट नहीं होगा और इसका आंसर प्रोपिल बेंजीन ही बनेगा। तो अगर हम वीकर लुईस एसिड ले लें तो कार्बोकेटायन नहीं बनता। बिल्कुल इधर ये देखो जैसे इसने पकड़ा ना, तो इसने पकड़ा तो ये ऐसे हो गया। देखो CH3 CH2 CH2 Cl FeCl3। अब FeCl3 बना तो क्या हुआ, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। अब इस पॉजिटिव के कारण यहाँ डेल्टा प्लस बन गया तो कार्बोकेटायन ट्रांसफर नहीं हुआ। इतने में बेंजीन न्यूक्लियोफाइल बन के यहाँ पर आ गई तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर गई। इसके आने से इलेक्ट्रॉन हो गए तो सोचो रीअरेंजमेंट का केस खत्म हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर रीअरेंजमेंट की प्रोसेस नहीं होगी। तो ये स्पेशल केस है जो अपने को याद रखना है, नंबर 1। और नंबर 2, नंबर 1 तो ये केस है। नंबर 2 जो नोट करने लायक है, जिसके क्वेश्चन में दे रहा हूं नोट, मैक्सिमम 3 rings exist at सेम का आपकी अधिक से अधिक 3 रिंग्स जुड़ सकती है बेंजीन की। आपको वैसे ये पॉइंट कौन सा है तो मैं आपको बताता हूं। देखो कैसे, जैसे ये बेंजीन n वैल्यू ले लो, मर्जी जितनी यूज करो। अब नंबर 1 सबसे पहले आपने लिया मेथिल क्लोराइड AlCl3 के साथ, फिर आपने डाल दिया मिथिलीन क्लोराइड AlCl3 के साथ, फिर आपने डाल दिया क्लोरोफॉर्म AlCl3 के साथ, फिर आपने डाल दिया CCl4 AlCl3 के साथ। सर एट के आगे क्या लिखे हैं? ये n नहीं नहीं, एट एग्जिस्ट एट सेम कार्बन। अच्छा, मैक्सिमम एग्जिस्ट एट सेम कार्बन। बता दो कैसे। देखो सोचो, आपकी ये रिंग इस कार्बन पे जा रही है क्योंकि Cl बटा के रिंग आती है, तो इस कार्बन पर कितनी रिंग आई?
इस कार्बन पर एक ही तो Cl है और हाँ। हटाकर तो आप आए। इसका मतलब आपने इस Cl को हटाकर ये Cl हटा और आपकी रिंग आ गई A। अब आप सोचो यहाँ कितने Cl है कार्बन पे? 2 Cl है। तो इसका मतलब कितनी रिंग आ गई? ये देखो 2 आ गई। 2 है। ये 2 रिंग आ गई तो नाम बन गया बाइफेनिल मीथेन। बाइफेनिल। आप सोचो क्लोरोफॉर्म आ गया। अब क्लोरोफॉर्म में AlCl3 Cl तोड़ता जाएगा 1 कितनी बार तोड़ सकते हो? 3 बार। इसका मतलब एक ही कार्बन पर कितनी बार रिंग आ सकती है? 3 का। तो ये बन गया ट्राइफेनिल मीथेन। लेकिन अब आप देखो CCl4 में आ तो सकती हैं कितनी? 4। नोट है कि मैक्सिमम कितनी आती है? 3। उसके बाद Cl का नहीं होगा तो आपकी बात इसमें आपका सेम ऐसे ही प्रोडक्ट बनेगा। रिंग आपकी वही रहेंगी 3 लेकिन एक Cl आपका वही पड़ा रहेगा, वो नहीं टूटेगा। तो मैक्सिमम इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि फ्रीडल रिएक्शन में एक कार्बन पर मैक्सिमम केवल कितनी रिंग ही लगा सकते हो आप? 3। उसके अलावा अगर आप जो है वो ऐसे सर लास्ट का प्रोडक्ट क्या होगा फिर? ये ना लास्ट हाँ कितनी पर एक Cl है क्या कह रहे हो? सर ऊपर क्या है? Cl है। प्रोडक्ट लास्ट का। ये Cl है, ये बच गया ना बेटा एक Cl। सर Cl परमानेंट रहेगा क्या, मतलब वो निकल नहीं सकता? भाई वो हटेगा कैसे क्योंकि 3 रिंग आ गई ना। अब आप इसको तो आपको यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? सर मतलब वो निकल नहीं सकता ना Cl? निकल नहीं सकता ना, निकलेगा तो बनेगा क्या? हाँ हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। मैक्सिमम केवल 3 लगानी, 3 के बाद जो बचा है वो बचा रहेगा। तो क्या मैं होप कर लूं आपको फ्रीडल रिएक्शन में एल्काइलेशन का मतलब समझ गया? एल्किल समूह का बेंजीन रिंग पे जुड़ना। यस सर। एल्काइलेशन का पूरा कांसेप्ट अपन ने यहां पर किया। अब आप सोचो पेपर में यही क्वेश्चन अगर ऐसे आ गया, कौन सा बेटा? नहीं मल्टी स्टेप वाले हर बार रिपीट होगा। पहले एक Cl था जो प्रोडक्ट बनाते थे, एक Cl है तो यहाँ पर Cl बन जाएगा, एक रिंग आ जाएगी। फिर अगला वाले में फिर Cl के फिर कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर आगे बढ़ेगा। तो आपका स्टेप वही रेंज अपन कर रहे हैं लेकिन Cl हटते जाएंगे, कार्बोकेटाइन बनता जाएगा, रिंग अटैक होता है। इसलिए मैंने n वैल्यू रख दी यहाँ पर कि मर्जी है जितने, जैसे ये वाला कंपाउंड एक ही लेगा, ये 2 बार लेगा, ये 3 बार लेगा, ये 4 है लेकिन लेगा कितनी बार? केवल 3 बार। तो यहाँ पर सीख लिया कि एक कार्बन पर मैक्सिमम 3 बेंजीन रिंग से ज्यादा नहीं आ सकते। अब जैसे देखो ये एग्जांपल, अब कांसेप्ट यही है जो मैंने लिया। अब की बार देखो जैसे मैंने ऐसे लिख दिया, देखो ये देखो। अब वही का वही से कुछ नया नहीं किया, सिर्फ दिमाग का यूज करना, आंसर वही का वही खड़ा हुआ। सर Cl हटा देंगे। अब देखो इसका क्या हुआ, अब आपने यहाँ पर AlCl3 से Cl हटा दिया, ये बन गया कार्बोकेटाइन। और अब आप गौर से देखो ये कार्बोकेटाइन इस रिंग में अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, तो आप चेक करके देखो ये ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा क्योंकि पहला भी जा नहीं सकता ये, तो ये ऑर्थो पे अटैक करेगा। तो सोचो अगर इसने ऑर्थो पर अटैक किया तो बेंजीन रिंग के साथ एक हेक्सागोनल रिंग और बन गई। नंबर लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6, फिर आपका 1 ये 2 ये 3 ये 4 5 और ये 6। देखो वही रिएक्शन सेम हुई जो अपन स्टेप नंबर सेकंड में की थी, कान में की थी। तो
इसको बोलते हैं अपन इंटरनल यानी कि इंट्रा फ्रीडल रिएक्शन। मैकेनिज्म वही है, कंसेप्ट वही है, सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल इसी रिंग से बन रहा है, इसी में अटैक कर रहा है। और देखो कोई रीअरेंजमेंट की जरूरत नहीं, आप दिमाग लगाओ क्यों। अगर आप 1 डिग्री से 2 डिग्री पे ले आते तो ये रिंग कितने की हो जाती? 5 की। 5 की। और 5 की ज्यादा स्टेबल है कि 6 की? 6 की। आपको कहते हैं कि डिग्री से ज्यादा रिंग का साइज डोमिनेट करता है, इसलिए इसने अपने आप को 1 डिग्री से 2 डिग्री पे शिफ्ट नहीं किया। तो क्या मैं होप करूं ये मेरा पॉइंट आपको समझ में आ गया? यस सर। ये हो गया फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब पेपर में कल को ऐसा भी आ सकता है, फ्रीडल क्राफ्ट जैसी रिएक्शन आपको कैसे, जैसे मान लो आपके सामने यहाँ पर दिया बेंजीन, एरो के ऊपर लिख दिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2H+, या लिखा हुआ आ गया CH3 CH2 CH2OH और H+। अब आप देखो इस दोनों रिएक्शन में फ्रीडल क्राफ्ट की तरह ही काम, क्योंकि देखो बनेगा इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन ही। क्योंकि ये काम आपने एल्कीन में पढ़ा था कि एसिडिक मीडियम में क्लासिकल मेथड याद आ गया। तो जब आप प्रोटॉन की प्रेजेंस में एल्कीन पे अटैक कराओगे तो इलेक्ट्रॉन घूमेगा और देखो इससे बनेगा आइसोप्रोपिल कार्बोकेटाइन। इसी तरह से आपका H+ इस OH को तोड़ के अपने साथ ले जाएगा और कार्बोकेटाइन बनेगा 1 डिग्री जो शिफ्ट होकर कौन सी जगह पे आ जाएगा? 2 डिग्री पे। तो देखो दोनों का आंसर बनेगा क्यूमीन। ये देखो तो ये भी फ्रीडल क्राफ्ट की तरह रिएक्शन है, इसमें भी इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन ही बन रहा है। तो लुईस एसिड की जगह पर यहाँ पर एसिडिक मीडियम डाल दिया। तो ये हमारी फ्रीडल क्राफ्ट की सारी रिएक्शन कंप्लीट होगी, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है एल्काइलेशन। अब नंबर 2 या नंबर बी, इसका नाम था एसाइलेशन या कहते हैं एसिटाइलेशन। एसाइलेशन तब बोलते हैं जब हमें आर की वैल्यू नहीं पता होती, और एसिटाइलेशन तब बोलते हैं जब हमें आर की वैल्यू पता होती। बस इतना सा अंतर है 2 शब्दों में। अब देखो मैकेनिज्म वही की वही है। कैसे? ये लिया आपने बेंजीन रिंग, यहाँ पर एरो पे लिख दिया CH3COCl, साथ में डाल दिया AlCl3। HCl बाहर हो जाएगा और वो आके जुड़ जाएगा। तो देखो सेम वही कंसेप्ट, AlCl3 इसमें से Cl को तोड़ के अपने साथ ले जाएगा, AlCl4 बन जाएगा। देखो 2 टुकड़े हुए इसके, ये तो बन गया AlCl4- और ये बन गया CH3CO+। अब देखो इस कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो गया। देखिए जिसमें रेजोनेंस होता है वो ज्यादा स्टेबल है, तो इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होती। तो इसका मतलब ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल। अब ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, दूसरे स्टेप पे जोड़ो, तीसरे स्टेप पे H बाहर निकालो, तो सोचो आपका आंसर बन गया। इसका मतलब अगर आपने दिमाग में घुमा ली मैकेनिज्म पूरी, तो देखो ये प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का नाम होता है एसीटोन, इसको बोलते हैं फिनॉल। तो इस कंपाउंड का नाम है एसीटोफिनॉल। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस ग्रुप का नाम है एसीटो और इस बेंजीन को बोलते हैं फिन, और चूंकि ये कीटोन है तो ये पूछ लगाए थे, तो नाम बन गया इसका एसीटोफिनॉल। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन तो यही है, लेकिन थोड़ा सा हिंट मैं आपको एक्स्ट्रा दे देता हूं।
अगर कल को मान लो ये एग्जांपल आ जाता, हालांकि आज तक कभी आया नहीं है, लेकिन अगर ये आता है मान लो, तो कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, जिसका आंसर मैंने यहाँ शो कर दिया, कंफ्यूज मत होना। अब आप सोचो आपका AlCl3 जब इसको तोड़ेगा तो ये बनेगा कार्बोकेटाइन, मिथाइल शिफ्ट होगा। नहीं बेटा, शिफ्ट कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि रेजोनेंस नो रीअरेंजमेंट। सर रेजोनेंस नहीं होता तो शिफ्ट कर देते। हमारी बात आपने किया था थोड़ी देर पहले, ये आप हाँ मैंने आपने ये वाला एग्जांपल लिया था ना, याद करके देखो, ये वाला लिया था देखो AlCl3 के साथ। जब ये वाला लिया था तो आपने इसको तोड़ा था। अब आप चेक करो क्या ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस कर रहा है क्या? नहीं नहीं कर रहा, तो H इफेक्ट यहाँ कर रहा है, इसलिए कोई H इफेक्ट की वैल्यू नहीं, इसलिए कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। और ये कार्बोकेटाइन सीधा रिंग में जुड़ जाएगा, तो ये देखो CO और टर्सरी वाला कार्बन विदाउट शिफ्टिंग का है। तो सोचिए इसका मतलब यहाँ रीअरेंजमेंट की प्रोसेस होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। नहीं होगी। लेकिन ये आपके लिए एक्सेप्शन, अगर आपने क्वार्टरली कार्बन ले लिया, ये देखो, और यहाँ डाल दिया AlCl3, तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नॉलेज में होनी चाहिए, मैंने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के ऑर्डर में लिखवाया था कि यहाँ पर आपका रेजोनेंस टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबल ये होता है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ये एक्सेप्शनल केस है। टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन अमोनियम से भी ज्यादा स्टेबल होता है। सर सिर्फ इसी में ऐसा होगा क्या? हाँ बिल्कुल, ये मैंने लिखवा देगा, आप याद रखना, मैंने कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखवा रखा, वहां मैंने एक्सेप्शन केस लिखवा रखा। टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी रेजोनेंस से ऊपर होती है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल, इसलिए यहाँ पर ये कार्बन मोनोऑक्साइड बॉन्ड है। अब आप सोचो ये आपके कंप्लीट प्रोडक्ट बनेगा, तो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा टर्सरी ब्यूटिल बेंजीन। ये एक्सेप्शनल केस है, हालांकि एक्सेप्शनल है, ये बोल देते हैं क्योंकि आपको नॉलेज होनी चाहिए सब इसकी स्टेबिलिटी सबसे ऊपर है। तो बच्चे को अगर मान लो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता है तो फिर ये आंसर दे सकते। सर स्क्रीन से बाहर है जो आप इधर लिखे हैं। आ गया? यस सर। तो मेरे हिसाब से आपको ये टर्म समझ में आ गई, एसिटाइलेशन या एसाइलेशन। अब फ्रीडल क्राफ्ट का सी पार्ट। हेलो सर। सर बोलो सर अभी जो आप लास्ट में बताए हो उसको एक बार और बताइए, क्लियर नहीं हुआ सर, लास्ट में जो बताए हो उसको बताइए। क्या बताया था? लास्ट में सर जो रिएक्शन बताया ना वो क्लियर नहीं हुआ। ये वाली? यस सर। बेटा मैंने आपसे कहा था कि टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी रेजोनेंस से ऊपर होती है, इसलिए एक्सेप्शनली ये कार्बन मोनोऑक्साइड टूट के इसमें बदल जाएगी, इसलिए इसमें आंसर कट जाएगा। अब तक आप चेक करो, देखो सामने आपके पढ़ा, मैंने इसको रीअरेंज नहीं किया, मैंने किसको रीअरेंज नहीं किया, तो मैंने इसको रीअरेंज क्यों किया है? कारण है टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ऊपर, इसीलिए मैं हिंट दे रहा हूं कि मैंने जहां आपको कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखा है, मुझे दोबारा देखना, वहां पर आपको मिलेगा मैंने इसको रेजोनेंस के ऊपर रखा है, तो आपको समझ में आ जाएगा ये स्टेबल बनेगा। देखो कार्बोकेटाइन इसीलिए इसका अटैक है यहाँ पर, देखो एक कार्बन कम हो गया, देखो ये चीज याद रखो। अब आता है बेंजोइलेशन। अब आप लेते हैं इसके अंदर बेंजोइलेशन। अब आप गौर से देखो बेंजोइलेशन कुछ अलग नहीं है,
बेंजोइलेशन अगर मैं आपको हिंट दूं, मैं इसको मिटा दूं प्लेट पर। यस सर। अब देखो बेंजोइलेशन में कोई खास अंतर नहीं है। बेंजोइलेशन में छोटा सा चेंज करना है और वो छोटा सा चेंज ये रहा CH3, बस इसकी जगह बेंजीन आ जाएगी। तो इस कंपाउंड का नाम होता है बेंजोइल क्लोराइड। अब देखो मैकेनिज्म वही AlCl3 इसको तोड़ के अलग करेगा तो बन जाएगा बेंजोइल का कार्बोकेटायन, और ये रिंग का अटैक करके प्रोडक्ट बनाएगा। तो आप सोचो आपके प्रोडक्ट में सिर्फ चेंज क्या होगा, ये CL3 यहाँ पर आ जाएगा बेंजीन रिंग गिवन। अब आप देखो इसका नाम क्या होगा, अब ऐसी तो नहीं होगा, अब बेंजो वर्ड आ जाएगा, तो आपका नाम बदलकर हो जाएगा बेंजोफिनॉल। ये बना आपका बेंजोफिनॉल। क्या मैं होप करूं हमको क्रिटिकल ऑफ रिएक्शन समझ में आ गई? यस सर। यस सर। क्रिटिकल ऑफ रिएक्शन में कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट होता है, एल्काइलेशन, एसिटाइलेशन या एसाइलेशन एंड बेंजोइलेशन की रिएक्शन होती है, और जो इसकी रिएक्शन के पार्ट से आपने किए। अब इस क्रिटिकल ऑफ रिएक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखने पड़ते हैं। तो फ्रीडम ऑफ रिएक्शन के लिए क्या चीज नोट करनी है वो ध्यान रखिए। अबाउट फ्रीडम ऑफ रिएक्शन, number first, not occurs in deactivators, यानी कि -M या -I। डीएक्टिवेटर में रिएक्शन होती नहीं। आपको वैसे डीएक्टिवेटर को जैसे बेंजीन रिंग पे कोई भी -M या -I लगा दो, रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। जैसे नाइट्रोबेंजीन, जैसे बेंजोल्डिहाइड, जैसे साइनोबेंजीन, जैसे बेंजोइक एसिड। आप चेक करके देखो ये सारे के सारे आपके -M लगा रहे हैं। तो आज के बाद इनमें कभी भूल कर भी कौन सी रिएक्शन मत करना, रिडल का। आप देखोगे। अब मैं आपको वापस बताता हूँ, जहां जहां फ्रीडल का रिएक्शन होती है हम इसको सॉल्वेंट की तरह ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन तो खुद तो करेगा नहीं, लेकिन साथ में लाइक डिसॉल्व लाइक की तरह रिएक्शन का फ्लो दे देगा आपको। तो रिएक्शन तो हो जाएगी लेकिन इसमें नहीं होगी। फिर आज के बाद आप देखो दोबारा अगर लिखूं तो पेपर में ऐसा लिखा हुआ आ सकता है, अब ऐसा लिखो। तो ये रिएक्शन आप अपने करेंगे लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये शो ही नहीं करेगा रिंग इसमें अटैक करेगी, इसलिए ये रिएक्शन होगी और ये बनेगा आपका। तो इसका मतलब जिनमें -M होता है वो फ्रीडल का रिएक्शन शो नहीं करते हैं। दूसरा पॉइंट, नॉट अकर्स इन पॉज हो गया क्या? एनिलिन। एनिलिन में भी रिएक्शन नहीं होगी, इसमें एनिलिन में भी रिएक्शन संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि आप दिमाग में लो एनिलिन बेस है और AlCl3 एसिड, तो सोचो रिएक्शन एसिड बेस की हो जाएगी। ये लोन पेयर किसको दे दिए जाएंगे तो बन जाएगा कॉम्प्लेक्स। ये
और इसके कारण इसका कौन सा इफेक्ट हो जाएगा, माइनस आई, तो ये हो जाएगा डीएक्टिवेट। इसलिए एनालिन भी या एनालिन जैसे कंपाउंड भी फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करते। सर लास्ट का स्क्रीन के बाहर है, दिखाई नहीं दे रहा है। क्या बेटा? सर लास्ट में एल के बाद क्या लिखे हैं? Al3 माइनस है क्या? ऐसी नहीं। अच्छा उसमें यहाँ नो सर लास्ट पे जो प्रोडक्ट बनाना उसमें ये प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया, कॉम्प्लेक्स एसिड बेस कॉम्प्लेक्स। तो क्या मैं होप करूं फिडल का आपका सारा कंसेप्ट समझ में आ गया? चलिए तो अब लेते हैं, यस सर। अब लेते हैं इसके अंदर हमारी लास्ट कैटेगरी। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का लास्ट सेट हमारा हाइड्रोकार्बन खत्म हो जाएगा और उसका नाम है सल्फोनेशन। ये लेने जा रहे हैं अपन सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इलेक्ट्रोफाइल होगा सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सल्फोनियम। ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो रिएजेंट कौन होगा जो ये पहले स्टेप को शो करेगा? तो रिएजेंट होगा कंसंट्रेटेड H+। ये पहला स्टेप इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। कैसे जनरेट करेगा? देखो आप, ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये इसमें डाल दिया H2SO4 का सेकंड मॉलिक्यूल जो आपको प्रोटॉन देगा। अब देखो ये भी सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी सल्फ्यूरिक एसिड, ये कंसंट्रेटेड। प्रोटॉन सीधा अटैक करेगा इस O पर और यहां से इसको तोड़ के अलग करेगा। ये निकल गया देखो वाटर, बना कौन? सल्फोनियम। देखो ये वाली स्पीशीज जो आप देख रहे हैं SO3H। लेकिन आपको अच्छे से बोलता है S पर जो पॉजिटिव है वो बैक बॉन्डिंग कर लेगा। ये देखो बैक बॉन्डिंग करेगा तो देखो ऑक्सोनियम बन जाएगा। ये देखो ये बन गया ऑक्सोनियम। ऑक्सोनियम वापस मीडियम को क्या छोड़ के देगा? प्रोटॉन। तो ये बन गया आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो सल्फ्यूरिक एसिड जब भी हम डालेंगे रिंग में, ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और आपको इलेक्ट्रोफाइल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला स्टेप ये जनरेट हो गया, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा सोच लो आप, ये सीधा जाके बेंजीन पे ट्रेन करेगा। तो ये पेपर में लिखा हुआ है बेंजीन, एरो पे लिखा हुआ है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और एग्जामिनर यहाँ क्वेश्चन मार्क। अब देखो अपना दिमाग होगा, आपका आंसर करना स्टार्ट। तो सोचिए इसके अंदर कि अब आपका पहला स्टेप ये कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप इसी तरह के बेंजीन में जुड़ेगा। तीसरे स्टेप में प्रोटॉन को बाहर निकाल देगा। तो सोचो अगर प्रोटॉन को बाहर निकाल देगा तो SO3 H प्रोटॉन जाके इससे जुड़ गया तो ये बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो कि पाई इलेक्ट्रॉन जो घूमेगा देखो, और इस पे आएगा पॉजिटिव, इस पे आएगा नेगेटिव। नेगेटिव और प्रोटॉन जो बाहर निकल गया आ जाएगा। तो ये बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। लेकिन इस रिएक्शन की खासियत है कि ये रिवर्सिबल होती है। मैं लिखवाया भी था तो याद करो, आपको कहा था मैंने कहा था इसका तीसरा स्टेप होता है जो RDS होता है। लिखवाया था ये वही रिएक्शन होती है। क्योंकि जो वाटर निकलेगा वो वाटर निकलता है सामने, वाटर जो निकलेगा वो वाटर वापस को पलट देगा। तो ये रिएक्शन है। सर BSA क्या है? बेटा BSA क्या है? बी माने बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सर ये सल्फोनेशन एक बार और बताइए ना प्लीज।
बेटा ये सर मैं लेफ्ट हो गया। देखो चीज वही है, मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ आपको पहला स्टेप जनरेट करके दे रहा हूँ, बाकी सारी चीज तो वही की वही, सेकंड थर्ड वही स्टेप है भाई। ये बन गया आपका, देखो SO3, ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल। अब जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल बना, इसके सामने बेंजीन आएगा, अब ये इलेक्ट्रोफाइल सीधा रिंग में आके जुड़ जाएगा, तो सोचो रिंग में जुड़ेगा तो ये आपकी रिंग रही और ये आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। तो सोचो ये पाई इलेक्ट्रॉन ये वाला है, अब पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ जाएगा। तो आपका सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा, ये देखिए आपका ये आपका सेकंड स्टेप। तो ये आपको खुद को दिमाग लगाना है, क्योंकि मैं सेकंड स्टेप करा कर आया आपको। तो ये वो सेकंड स्टेप है, देखो इलेक्ट्रोफाइल का जुड़ना। फिर क्या होगा, रेजोनेंस करते यहाँ आएगा तो ये रिंग में वापस पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा वापस। तो सोचो ये प्रोटॉन की फॉर्म में निकल यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये दिमाग तो बेटा आपको लगाना पड़ेगा, नहीं लगाया तो आपकी स्पीड नहीं आएगी। सेकंड एंड थर्ड स्टेप तो आपको खुद को घर बैठ के बनाना पड़ेगा, खुद सोचना पड़ेगा। अरे इलेक्ट्रोफाइल तो आ गया, अब इलेक्ट्रोफाइल में S जाके रिंग में जुड़ेगा, तो आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा। तीसरे स्टेप में प्रोटॉन को निकालना पड़ेगा। ये काम आप करोगे तो आपका परफेक्शन आएगा, नहीं तो आप रट नहीं पाओगे बेटा। सब रटना भी नहीं है, मैं आपको मना करता हूँ। अब देखो आपका कंपाउंड बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब ये जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना, अब आपको स्वेटशॉट कर दिया। यस सर। तो अब आप देखो इसके अंदर जो मैं आपको स्पेशल बताने जा रहा हूँ थोड़ा सा, कि आपका जो फिनॉल है उसका सल्फोनेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो काइनेटिकली और थर्मोडायनामिकली दो तरह की रिएक्शन देता है। तो अगर फिनॉल के अंदर आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हो तो ये रिएक्शन दो टेम्परेचर पे होती है, एक 60 डिग्री पर और एक 100 डिग्री पर। 60 डिग्री पर जो रिएक्शन होती है उसको केसीपी बोलते हैं, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, जिसमें होता क्या है कि ये जो SO3 आयन बन रहा है ये ऑर्थो का अटैक करके ऑर्थो प्रोडक्ट ज्यादा बना। तो यहाँ पर आपका जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो ऑर्थो फिनॉल बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। तो 60 डिग्री पर आपका मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो, और 100 डिग्री पर आपका मेजर प्रोडक्ट होगा पैरा। इसको बोलते हैं TCP, यानी कि थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि अगर टेम्परेचर दिया हो फिनॉल में तो कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, ये ध्यान अपने को। सर थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, और उसके ऊपर वाला काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। तो इसमें गतिक कंट्रोल, काइनेटिक शक्ति है। तो ये सर टेम्परेचर का क्यों प्रभाव पड़ता है इस पे? हाँ, प्रभाव बहुत ज्यादा बेटा, क्योंकि आप सारा सीखोगे क्या होता है, जो इंटरमीडिएट होता है उसकी स्टेबिलिटी देखते हैं, और थर्मोडायनामिक में क्या देखते हैं, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी। तो जब हम प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देखते हैं तो उसको TCP बोलते हैं, और जब हम इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी देखते हैं तो उसको KCP बोलते हैं। ये काइनेटिक्स में और थर्मोडायनामिक में काम आता है। यहाँ आपका सारा कंप्लीट हो गया बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी और ऑर्गेनिक, और साथ में आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट। अब थोड़ा सा टाइम में आपका एक्स्ट्रा लिखना करूंगा, तो थोड़ा करेंगे तो अपन टाइम से कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे। आज मैं थोड़ा सा शुरुआत करता हूँ, फिर अपन कल बाकी करेंगे। तो अपना अगला टॉपिक जो है वो है आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्कीन्स। तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्कीन्स आप समझ गए होंगे। एलीन का मतलब एरोमेटिक, इसका मतलब अगर बेंजीन रिंग के ऊपर X लगता है तो इसको हेलो एलीन बोलते हैं। लेकिन जब अपन हेलो एल्केन बोलते हैं तो फिर डिपेंड करता है आपने X वैल्यू कितनी लगाई। तो इसका मतलब हम इसको 3 पार्ट में फिर डिवाइड कर देते हैं जनरली।
या बल्कि 4 में डिवाइड करता हूं मैं, देखो सुविधा के लिए। जैसे मोनो हेलो, डाई हेलो, ट्राई हेलो एंड टेट्रा हेलो। तो हेलो एल्केन्स के 4 पार्ट है। इसका मतलब है आपने x कितने लगाए। अब जैसे उदाहरण के तौर पे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा CH3 CH2 और मान लो लिख दिया मैंने x, तो मेरी x वैल्यू कितनी है? 1 हो गया मोनो हेलो। अब जैसे मैंने यहाँ लिख दिया मान लो CH3 CH Cl एंड Cl, तो यहाँ 2 Cl। तो हेलोजन के नंबर है 2, तो नाम भी क्या हो गया? डाई हेलो। अब जैसे सिर्फ क्लोरो होगा वहां पर तो। अब मैंने लिख दिया क्लोरोफॉर्म। शब्द को मत पकड़ यार तू भी। तो इसका मतलब इसमें कितने हेलोजन्स हैं? 3। तो इसका मतलब ये ट्राई हेलो। और अगर मैं लिखता हूँ कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्रा हेलो। इसका मतलब आपका ये नंबर ऑफ एक्स के बेस पर कि कितने हेलोजन आपके कंपाउंड में प्रेजेंट है, उनको देखकर अपन बता सकते हैं ये मोनो हेलो है, ये डाई हेलो है, ये ट्राई हेलो है, ये टेट्रा हेलो। जैसे मान लो पेपर के अंदर कल ऐसे लिखा हुआ जाता है CH3 CH2, ये Br एंड Br। अब आपके सामने ये एग्जांपल आ गया, तो एग्जामिनर पूछेगा सर ये एग्जांपल किस कैटेगरी से आ रहा है, क्या ये मोनो हेलो है, ये डाई हेलो है, ये ट्राई हेलो है, ये टेट्रा? डाई। डाई। पहला पॉइंट क्लियर? यस सर। दूसरा पॉइंट आपका हाइड्रोजन एक एक्स है, लेकिन इसकी पोजीशन क्या है? तो अगर आप पोजीशन को बेस बनाए जगह को, तो इसके पुनः 3 पार्ट में बन जाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, यानी कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो अब की बार x तो एक ही है, लेकिन वो बैठा हुआ कहां पर है उसके हिसाब से आपको सर कैसे, तो गौर से देखो CH3 CH2 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 और ये Br, और यहाँ लिख दिया मैंने CH3 CH2 CH3 और यहाँ लिख दिया मैंने Br, और ये लिख दिया मैंने CH3 CH3 और CH3 और ये Br। तो अब आप दिमाग लगा के सोचो, ये तीनों के तीनों मोनो है। यस और नो? यस सर। इसमें हेलोजन्स कितने हैं? केवल एक एक। इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। तो नंबर के बेस पर तो ये मोनो है, लेकिन जगह बदल गई। तो जगह बदल गई तो ये कौन सी डिग्री पे बैठा हुआ है? फर्स्ट डिग्री। इसलिए प्राइमरी। ये कौन सी डिग्री पे बैठा हुआ है? सेकंड डिग्री। और ये कहां पे बैठा है? थर्ड। इसका मतलब हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, फिर 3 कैटेगरी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? यस और नो? यस सर। यस सर। तो आज के बाद एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, उसकी मैं हल्की सी प्रैक्टिस करके आपको बताता हूं। एग्जामिनर आपसे पेपर में क्या क्वेश्चन देगा ये नॉलेज आने के बाद, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करेगा इस तरह। एग्जामिनर कहेगा H4Cl2 clear possible dihalo compound। ये क्वेश्चन कि सब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से कितने डाई क्लोरो या डाई हेलो प्रोडक्ट बना सकते? एक। जल्दबाजी मत कराकर बच्चों, पहले एक बार ध्यान रखो कि जब भी एग्जामिनर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे
हमेशा ना ड्यू निकालने की आदत रखता है। ड्यू आपने सीखा, इसका यूज करना सीखो बेटा। ऐसे जल्दबाजी करोगे सिलेक्शन कैसे लेंगे अपन? सिलेक्शन के लिए बहुत जल्दबाजी नहीं करनी, बहुत सोच समझ के चलना है। स्पीड आनी चाहिए लेकिन बहुत समझदारी से। तो देखो यहाँ पर आपको पता है इसका अगर अपन ड्यू निकाले तो 0 निकलेगा। तो मैंने कहा था हाइड्रोजन जो होते हैं वो हाइड्रोजन में जुड़ जाते हैं, तो फॉर्मूला बन गया C2H6। तो इसका ड्यू निकलेगा 0। इसका मतलब कोई पाई बॉन्ड नहीं है और कोई भी रिंग नहीं है, इसका मतलब इसमें कार्बन कोई नहीं। अब आप सोचो इसकी पॉसिबिलिटी नंबर 1, दोनों Cl एक ही कार्बन पे आ सकते हैं। ये किसको बोलते हैं JN। और दोनों कार्बन पड़ोस में आ सकते हैं, किसको कहते हैं विसिनल। तो कितने प्रोडक्ट बनने की संभावना कितनी रखते हो? हाँ सर, मैं ऊपर वाले को नहीं बनाई थी, बस नीचे को बनाए दी थी। मेरे पास समझ आ गई? तो हाँ कितने डाइक्लोरो संभव है? तो अपना आंसर होगा कितना? 2। क्योंकि आज ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीजन बताऊं मैं आपको। कल मैं इसका हायर लेवल पकड़ूंगा, आज इसका लोअर लेवल बता के जा रहा हूं मैं आपको। कल इसका हायर लेवल पकड़ूंगा तो कल आप स्टीरियो केमिस्ट्री भी जोड़ के आना है। हिंट मैं आपको दे देता हूं। अब जैसे यही क्वेश्चन इस पे आ जाए सर, आपका C3H आपका 5 और ये Cl C3H7Cl कितने मोनोक्लोरो संभव? कितने मोनोक्लोरो पॉसिबल? दो। सर 2। दो आपने निकालना, इसको निकालने में टाइम क्यों लगा सोचो आप। ये 2 निकालने का एक शॉर्टकट मेथड है, और वो शॉर्टकट मेथड ये है कि हाइड्रोजन आपने पहले लिख लिया और आपको ध्यान है ये मोनोवैलेंट है, तो जितने कार्बन है वो यहाँ आ गए। और C3 के कितने रेडिकल्स होते हैं तो आपको पता है वही तो होते हैं। कौन कौन से? तो एक तो होता है प्रोपिल और एक होता है आइसोप्रोपिल। तो सोचो आपको रखने की जरूरत नहीं है, स्पेसियल और स्पेसियल को आंसर। तो कल आप याद करना, कल इन 2 के बेस पर आते ही मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगा कुछ हायर लेवल के क्वेश्चन बताऊंगा आपको, फिर अपन इनके आगे की प्रोसेस में एंट्री करेंगे। क्लियर है? चलिए ओके डियर फ्रेंड, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू भी बोलने के लिए एनर्जी बचा है क्या?